नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। इस समय स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कोविड के समय में बेहतरीन अपने काम को अंजाम दिया, बेहतरीन तरीके से। उसके बावजूद रूटीन लाइफ में भी ये हर इंसान की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। एक बीडीओ लेवल से सफर शुरू करते हुए आज असिस्टेंट कमिश्नर जम्मू के पद पर तैनात है। मेरे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर जम्मू राकेश दुबे। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले आज आपसे अगर मुलाकात हो ही गई है तो बहुत कुछ आपके बारे में हमने भी सुना है, जाहिर सी बात है लोगों ने भी सुना है। कोविड में बेहतरीन तरीके से आपने जिस तरह से अपने कार्यों को अंजाम दिया, एक कोविड वॉरियर की तरह ही, वो हम सब ने देखा और उसी का नतीजा है कि आज इस समय कोविड जम्मू में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। सबसे पहला सवाल कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कि एडमिनिस्ट्रेशन इस समय कितनी संजीदा है, क्या क्या कदम उठा रही है ताकि कोविड को कंट्रोल किया जा सके? देखिए मैम, पहले तो आपने कहा कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, पर मेरा ये मानना है कि ये मेरा फ़र्ज़ था। आई एम बीइंग पेड फॉर इट। मुझे इसकी तनख्वाह भी मिलती है, तो वैसे ही बिना तनख्वाह ही ये काम करना चाहिए था हमें, और दिल से शिद्दत से करना चाहिए था। तो अब तो सैलरी भी मिल रही है, तो ये काम हमें डबल फ्रिक्वेंसी से ये हमें काम करना था। नंबर 1। नंबर 2 मैम, कोविड में आज हम जिस स्टेज पे हैं, अब हमारे पास वेव 1 और वेव 2 का एक्सपीरियंस भी हमारे साथ है। बिल्कुल। वेव 1 में मतलब हम लोग काफ़ी हार्श थे, चीज़ों का हमें पता ही नहीं था। जो गाइडलाइंस आ रही थी, बिकॉज पूरे वर्ल्ड के लिए ये सारा एक नया एक्सपेरिमेंट था, ये हमें मानना पड़ेगा। और वर्ल्ड लेवल पे भी इटली जैसी कंट्री, इंग्लैंड जैसी कंट्री, जिनका हेल्थ केयर इतना मतलब स्ट्रॉन्ग, बेस्ट इन द वर्ल्ड था, वो भी उन्होंने घुटने टेक दिए। बट हमारे यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने भी हमारा सहयोग दिया और हम कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल कर पाए। सेकेंड वेव में हम थोड़ा और मतलब स्ट्रांग हुए, लेकिन उसके जो थे हमारे पास उस सेकेंड वेव में जो हमें जो चैलेंजेस थे वो थोड़े से और थे, क्योंकि एक ही दम केसेस जो इतने ज़्यादा राइज करके कि हमारे पास यहाँ तो थोड़ा सा हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर हमें लगा कि थोड़ा सा चरमरा गया है। बिल्कुल। हाँ, अब तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी संजीदा है इस चीज़ों को लेके कि मेन सेकेंड वेव में हमें ऑक्सीजन लेवल पे थोड़ा सा परेशानी फील हुई, बेड ऑक्यूपेंसी के लेवल पे थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई। डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स या उसकी जो कैपेसिटी है उसको अब इस थर्ड, अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता है तो बड़ा क्लियर है कि ऑक्सीजन की जो मतलब हमारे जो प्लांट्स हैं वो हर हॉस्पिटल में अब तैयार हैं। ऐसे ही ऑक्यूपेंसी लेवल उसको भी इंक्रीज़ किया गया है। लोगों को अब एक तो फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, वो भी रेशो जो है हमारी काफ़ी स्ट्रांग है। वी आर द बेस्ट इन यूटी, मतलब जम्मू में वो सबसे ज़्यादा है उस चीज़ में भी। तकरीबन लोग जो हैं मास्क का भी वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये स्ट्रांगली इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ काशन जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो दिखा रहे हैं। तो उस एलिमेंट ऑफ काशन के मुताबिक आपने देख लिया होगा कि जो वेंकट हॉल हैं, मैं बिल्कुल सर, उनको भी बोला गया है कि भाई साहब थोड़ा सा वो रखें टाइम, क्योंकि जहाँ भी लोग इकट्ठे हुए तो इसका जो है लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और जब ये लेवल बढ़ता है तब ये हमारे लिए फिर मुश्किल बन जाएगी। तो ये है। ठीक है सर, ये इस बारे में आपसे और भी विस्तार से बात ज़रूर करूंगी मैं, लेकिन एक छोटी सी बात, एक आम जनता अगर आपके बारे में जानना चाहे, राकेश दुबे एक छोटा सा सफ़र शुरू करके आज असिस्टेंट कमिश्नर जम्मू की पोस्ट पर हैं, कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और कहाँ से ये इंटरेस्ट बैठा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में ही जाना है, थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूँगी। मैडम, एक तो मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट का लोकल आदमी हूँ, इन्हीं गलियों में पला बड़ा हूँ, एक गली जम्मू डिस्ट्रिक्ट की मुझे पता है। हाँ। तो स्टार्ट तो हमने किया, मतलब जैसे हर आदमी को ग्रो करने का रहता है कि हम एक अच्छी जगह पहुँचें कैरियर बिल्डअप करने के लिए। तो ये बात ऑलमोस्ट 9-10 में थी कि मेरे ताया जी के बेटे वो डॉक्टर हैं इस समय भी,
तो वो पढ़ाई किया करते थे, तो उन्होंने मुझे अपने साथ पढ़ने के लिए बोला कि आप भी मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। हाँ। तो उनके घर में CSR मैगजीन आती थी, तो मैं सब लोगों को ये भी बोल सकता हूँ इसी माध्यम से कि आपको काफ़ी मतलब जो अवेयरनेस है वो बड़ी जल्दी पता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो 9th क्लास में उन्होंने मुझे CSR कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, उस समय मैगजीन आती थी एक, वो उन्होंने मुझे बोला यार, वो वहाँ पे पढ़ी होती थी तो मैं पढ़ना शुरू कर गया। उसी में मुझे ये समझ आई बैंक PO क्या है, CDS एग्ज़ाम क्या है, एम्स का एग्ज़ाम क्या है, और KS क्या है, IAS क्या है, तो वो आस्ता आस्ता पढ़ना शुरू किया। खैर फिर 2099 में जब ग्रेजुएशन की तो 1-2 बार मैं फाइनल सिलेक्शन में नहीं भी रह भी गया, बट फाइनली 2006 में मेरी मतलब KS में सिलेक्शन हो गई। तो फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। हाँ, वहाँ से फिर मेरा एक जो करियर है, मेरे को रूरल डेवलपमेंट अलॉट हुआ। हाँ। तो मैं गांव देहात में ही ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बना। पहली पोस्टिंग पुंछ में थी, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही 2-3 पोस्टिंग्स हो गई। उसके बाद जम्मू में, बिश्ना में, रामगढ़ में, बड़ी ब्राह्मणा में यहाँ काम करने का मौका मिला। प्लस फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ डिविजनल पब्लिसिटी अफसर जम्मू, वहाँ भी DPO पब्लिसिटी जम्मू वहाँ रहा कुछ टाइम के लिए। फिर इंडक्शंस के बाद ACD ले रहा, डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट रहा, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रहा, आज यहाँ पे हूँ। तो एक वेरिड सा एक्सपीरियंस मुझे मतलब इन सर्विसेज में जो मेरा 12-13 साल का सफ़र है उसमें मिला। ठीक। अच्छा सर, एक चीज़ और, अगर हम वापस अपनी डिस्कशन की तरफ आएँ, जहाँ पर हमने देखा कि कोविड में बहुत हालात ख़राब थे, बहुत बुरे दौर से हम सब निकले, हम सब के लिए ये चीज़ें नई थी। उसके बाद अब थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा सा ठहराव आया तो कॉलेजेस खोलने की बात हुई, खुले, बहुत सारे गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा है। वहीं पर अब स्कूल खोलने की बात जो है वो अब दबी ज़ुबान में कहा जाए या खुल के, अब वो मांग उठ रही कि स्कूल खोले जाएँ। स्कूल खोलने को लेकर क्या कोई प्लानिंग चल रही है, क्या उस पर काम चल रहा है? और अगर खोले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर जो हैं वो अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, वो एक दिक्कत रहेगी। पेरेंट्स के लिए उस चीज़ को अलाउ करना थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस हमेशा पेरेंट्स से कंसेंट मांगते हैं कि अगर पेरेंट्स अलाउ करते हैं भेजें, तो क्या उसको लेके कोई काम चल रहा है? देखिए मैम, एक चीज़ तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है ना, उसका बेस जो है ना वो लोगों की भलाई है। नहीं, बिल्कुल मतलब नंबर 1, अगर हम इसको बेसिक्स माने ना, रूट यही है, कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन यही रहता है कि लोगों की भलाई किस में है। बिल्कुल। अब जो आपने स्कूल कॉलेजेस में क्या, बिकॉज बच्चे बड़े होते हैं ना, बिल्कुल, उनको पता है 16, 17, 18 साल के होते हैं, उनको पता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, कितनी दूर खड़े होना है, कितनी क्या बात करनी है, कैसे मास्क डालना है, वो चीज़ें उनको पता थी। तो वी अलाउड विद लिमिटेड कैपेसिटी की, ठीक है जी कर लीजिए। और ये जो है, ये इसके पीछे भी मतलब इन डिसीजंस के पीछे भी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो रहती है, जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब इनके वो हैं, चेयरमैन हैं, तो उस लेवल पे प्लस और जो मेडिकल गाइडलाइंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या ट्रेंड्स हैं, खोलेंगे कि नहीं, अगर खोलेंगे तो क्या लॉस है, अगर नहीं खोलेंगे तो क्या लॉस है। मैं कह रहा हूँ अगर आप नहीं खोलने पे आ जाएं तो, क्योंकि मैं भी अब बाप हूँ, मेरी भी घर में फैमिली है, बच्चों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सर। बच्चे इस बात पे भी एक स्ट्रेस है कि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। वो सच में, मतलब मैं ऑफिस आ जाता हूँ, वाइफ ऑफिस आ जाती है, लेकिन बच्चे क्या है, वो तो उसी चारदीवारी में गिरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक पॉइंट इस बात में है, एक बच्चों में एक फ्रस्ट्रेशन है, प्लस पेरेंट्स में भी फ्रस्ट्रेशन है, ये चीजें भी देखने को मिल रही हैं। एक ना मतलब ऑनलाइन सिस्टम जो अब रिसेंट स्टैटिस्टिक्स भी ये आ गए हैं कि ऑनलाइन इज नॉट द प्रेफर मोड ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल। जिस तरीके से मैं मतलब आप देखो ना, हम भी जितनी भी हमने पढ़ाई की ब्लैक बोर्ड के सामने की, कंप्यूटर पे आप 6 पीरियड पढ़ोगे तो आंखें तो बच्चों की खराब होंगी ही होंगी। बिल्कुल। और एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस है। ये बात मेडिकली प्रूव्ड है कि 6-7 घंटे अगर आप मोबाइल के साथ ही लगे रहोगे तो रेडिएशन हैज़ इट्स टेलिंग इम्पैक्ट, उसका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा। ये सब आप जानते हैं, रिसर्च बोले ना बोले, आप 10 घंटे जिस दिन बात करोगे सर दर्द होनी ही होनी है। ये चीज़ इम्पैक्ट बच्चों में भी है। और अब लेकिन ये बिकॉज
आप समय ही ऐसा चल रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट संजीदा है, गवर्नमेंट इस चीज़ को देख भी रही है, ट्रेंड्स को। जैसे ही उनको लगा कि इट्स अप्रोप्रिएट टाइम, ये आपके स्कूल बड़ी मतलब खुल जाएंगे। चलिए, ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्दी। पेरेंट्स के लिए भी ये कहीं एक रिलीफ देने वाला आपका आंसर है, और बच्चों के लिए तो है ही है। अच्छा सर, जहाँ पर आप बात कर रहे थे मैरिजेस को या फंक्शंस वगैरह, जो बैंक्वेट हॉल्स हैं या होटल्स हैं, इनका टाइम थोड़ा सा आपने स्ट्रिक्ट किया है, 10 बजे तक एक लिमिट रखी है, नाइट कर्फ्यू जो है वो भी कंटिन्यू है। क्या ये और बढ़ सकता है या ये घट सकता है आने वाले समय में? ये बढ़ेगा या घटेगा, ये दो एक चीज़ों पे कि डेली जो स्पाइक है वो कितना हो रहा है। ठीक, अगर तो नंबर ज़्यादा बढ़ता गया तो ये फाइनली ये क्लोज ही होना है। तो अगर ये हमारे लोग जो सुन रहे हैं मुझे, अगर वो ठीक है, अपना एक बैलेंस बना के रखते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तो अब बेसिकली हमारा 10 बजे तक क्या मीडियम है? क्यों हम एक किस्म का एक प्रैक्टिस लोगों में ला रहे हैं कि ठीक है जी, मान लीजिए कि मतलब कम से कम लोग इकट्ठे हो सकें। आपको 10 बजे आप ये बोलोगे 10 बजे तक कोविड है कि 10:30 बजे ख़त्म होता है, ऐसे तो नहीं है ना। इसका पर्पज़ ये है कि आप 9:30 बजे घर गए तो आपको पता है 10 बजे बैंक्वेट हॉल बंद हो जाएगा, तो व्हाट यू विल डू, आप नहीं जाओगे। बिल्कुल। तो हमारा बेसिक जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो गया कि एक फैमिली जो है वो नहीं गई। सेकंड, आपको अगर मामूली सा जुकाम भी है तो आप भी फील करोगे यार आधा एक घंटे में क्या जाना है, हो सकता है मेरे कारण किसी को ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ भी इसमें फॉलो अप हो जाएगी। तो ये चीज़ है, ये घटना और टाइम का घटाना और बढ़ाना ये डिपेंड करेगा अब स्पाइक कितना है। अभी तक तो कोई मतलब ज़्यादा जम्मू में कंट्रोल कह सकते हैं नहीं है, बट अगर हमें लग रहा है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो इसीलिए वो डिसीजंस भी सरकार कर रही है। ठीक है सर, एक बात और, एक बर्निंग इशू है जो आमतौर पर हमें देखने और सुनने को मिल रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की एक बड़ी प्रॉब्लम इस समय खुलकर सामने आ रही है कि उनके लिए दिक्कत है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो रेंट पर बिल्डिंग्स हैं, जिनके लिए वाकई और पिछले 2-2.5 साल उनके लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से काम शुरू होते हैं और बच्चे जो इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़े हुए हैं उनकी पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्या इनको लेकर भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का प्लान बन रहा है? मतलब जैसे हमारे पास होटल एसोसिएशन वाले हैं, ये लोग आए, स्कूल्स वाले भी आए कि ऐसा कर दीजिए कि मतलब इस टाइप पे खोल दीजिए, ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले मैं सच बोलूँ तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं आए हैं। बट बिकॉज आपने ये बात मेरे जहन में लाई है, इसको हम जो डीएम हैं वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के चेयरमैन हैं, उनसे हम ज़रूर ये बात करेंगे और ये बात आगे तक भी पहुंचा दी जाएगी, सो दैट कि आगे जो भी डिसीज़न होते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में, ये बात वहाँ तक पहुँचे, रिफ्लेक्ट हो कि ठीक है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विद स्ट्रिक्ट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उनको खोलने की इजाज़त दी जाए। ठीक, बिकॉज अल्टीमेटली उससे 2-3 चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी घटेगी, जिसका कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी बच्चों को अपनी जगह पढ़ाई मिलेगी, और जो ऑनलाइन वाला जो मैंने अभी आपको बताया मैनेज थोड़ा सा और कम हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात और, जिस तरह से हम आमतौर पर देख रहे हैं कि यूथ जो है वो पिछले 2 साल से जो बिज़नेस एक सिस्टम था वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ ही है, पटरी से उतरा है। प्लस यूथ इस समय अनएम्प्लॉयड है, उसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। मिशन यूथ के बारे में आपसे एक बार बात हो रही थी तो आपने उसके बारे में कुछ बहुत बेहतरीन बातें बताई थी। मिशन यूथ किस तरह से यूथ के लिए बेनिफिशियल है, क्या क्या उसमें ख़ास चीज़ें हैं, जो कि स्कीम्स बहुत सारी हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पाती हैं, उनकी जानकारी नहीं मिलती है, इस वजह से वो रह जाती है। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे दर्शक मिशन यूथ के बारे में आपसे ज़रूर उनको जानकारी मिले, सो दैट कि उनके लिए बहुत ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो उनके बारे में जान पाएँ। तो मैं उसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। देखिए, जम्मू एक वी आर द ओनली डिस्ट्रिक्ट आई थिंक जो मिशन यूथ के कोलैबोरेशन से हमने क्या किया, यहाँ सी डाइट में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, बिकॉज आपने कोविड का नाम लिया ही है, तो कोविड में नेचुरली पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट हुआ है, वर्ल्ड के बाद इंडिया को भी इफेक्ट हुआ है, इंडिया के बाद हम बिकॉज इसका पार्ट हैं तो हम भी उसी तरीके से इफेक्टेड हुए हैं। हमने क्या किया है कि
ये बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं, यूथ हैं, जो भी 8वीं पास से लेके जो भी बच्चे आएंगे, उनको 9 सेंटर्स में 4 इंस्ट्रक्टर्स दिए, फिज़िकल इंस्ट्रक्टर दिए। फिज़िकल इंस्ट्रक्टर के बाद उनको एकेडमिक इंस्ट्रक्टर्स भी दिए, जो कि ज़्यादा आपको पता होगा बॉर्डर में फौज, आर्मी या पैरामिलिट्री, इन डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा भर्ती के लिए बच्चे शौकीन होते हैं। थोड़ा उसमें क्या है कि एक तो एजुकेशनली 10 से लेके 12 तक, ग्रेजुएशन तक, उस एकेडमिकली उसमें बच्चे जा सकते हैं। उनको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सीडाइट के 9 सेंटर्स चल रहे हैं, जैसे अरनिया में है, देन सुचेतगढ़ में है, देन मंडाल में है, परगवाल में है, अखनूर में है, खड़ावली में होगा, खोड़ में होगा। ये सारा बॉर्डर बेल्ट आप देख रहे हो। ठीक। इसमें क्या है कि 100 से 150 बच्चे हर रोज ग्राउंड्स डेजिग्नेटेड हैं, उसमें वो इंस्ट्रक्टर 6 बजे आ जाते हैं। अच्छा। तो फिर 6 बजे फिर इनको दौड़ाएंगे, इनको फुटबॉल खिलाएंगे, वॉलीबॉल खिलाएंगे, बैडमिंटन खिलाएंगे, प्लस इस केस में इनको वो भी बताएंगे कि यार ये आर्मी में भर्ती होने के लिए जो इनको जनरल नॉलेज के कंपटीशन होंगे वो सारा भी सिखाएंगे। इनफैक्ट डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने तो आईजी जो पैरामिलिट्री के बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनको भी लिखा था और आर्मी के लोगों को भी लिखा कि जो नज़दीक की बटालियन है उनके अफसर्स, जो कमांडिंग अफसर्स हैं, उनके साथ नीचे मेजर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट लेवल पे, वो लोग भी वहाँ पे आ रहे हैं और बता रहे हैं कि यार भर्ती की प्रक्रिया क्या है। अब केएस कैसे बनना है, मुझे लगता है जो केएस बना होगा सबसे बेस्ट तो वही बता सकेगा। ऐसे ही फौजी कैसे बनना है, फौजी से ज़्यादा कौन बता पाएगा। मेरे पास तो लोग हैं वहाँ 3-4 जो भी मेरिट के हिसाब से हमने चुना वो आगे। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि आर्मी के कांस्टेबल, आर्मी के सूबेदार, आर्मी के मेजर वो बता रहे हैं कि कांस्टेबलरी में कैसे सिलेक्शन होना है, और आर्मी के अफसर ये बता रहे हैं कि आर्मी में अफसर कैसे बना है। इससे बेस्ट मतलब मुझे लगा कि कोई ये हो नहीं सकता तरीका जिसमें बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। बिल्कुल, दो राय नहीं है मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कि आजकल नशा बहुत ज़्यादा हो गया। कल हमने पुलिस ने, जेके पुलिस ने 100 करोड़ की हीरोइन पकड़ी है। बिल्कुल सर। अब अल्टीमेटली जानी कहाँ थी? मतलब मैं और आप नहीं लेंगे इस चीज़ को, ये बिकॉज कहीं नेगेटिव एनर्जी आई, कहीं से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आई, बच्चे इस जाल में फंस रहे हैं। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ये नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए ये स्कीम भी लगाई, और बच्चों को उसमें कुछ पैसे भी मिल रहे हैं 1000-2000 का, कि वो डाइटरी 1000 रुपये की डाइट वाइट वो कर लें। बच्चों को पढ़ाने के लिए बुक्स का भी छोटा मोटा अरेंजमेंट है, ये सारा भी है। इसके अलावा मिशन यूथ की बात कर रहे हो तो अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए मुमकिन स्कीम है। ये ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक स्कीम है कि बच्चे जो ट्रांसपोर्ट में गाड़ी ले लें, कमर्शियल व्हीकल, उसमें 10% ऑफ द कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करेगी। कुछ हमने जो ये ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनको बोला है, लेट्स से मारुति, लेट्स से टोयोटा, इनसे बात की है भैया मिशन यूथ के थ्रू बंदा आएगा, इसको 5% कंसेशन होगी। जो मार्केट रेट में आप गाड़ी लेने जाएंगे तो और मिशन यूथ का बच्चा जाएगा, इन दो में फ़र्क होगा। 80,000 के करीब कंसेशन मिशन यूथ देगा और 80,000 ही वो कंपनी वाले भी देंगे, गवर्नमेंट ने उनको बोला हुआ है। प्लस जो लोन होगा बाकी वो भी ऑन द लाइन्स ऑफ मुद्रा लोन होगा। ऐसे ही तेजस्विनी है बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए। अच्छा, इसमें भी क्या है, बच्चियाँ ब्यूटी पार्लर चला सकती हैं, आप बुटीक चला सकते हो, देन आप फिटनेस सेंटर, योगा सेंटर या कुछ और क्रैच खोल सकते हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसमें भी अगेन सेम मैंने बोला कि कुछ 10% के करीब जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। देन वी हैव राइज टुगेदर, कम्युनिटी के हिसाब से 7-8 बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, उनको 40 लाख तक का लोन है। अच्छा, यानी ग्रुप में अगर 6-7 बच्चे हो जाएंगे, वो क्या करेंगे कि अपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में चल जाएंगे। और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेगा, उसमें लेट से वो कोई मामूली सा होटल खोल रहे हैं, कोई कंप्यूटर सेंटर खोल रहे हैं, कोई जिम खोल लें। अच्छा, तो 2.5 लाख तक की सब्सिडी उनको देनी है, और 37 लाख का लोन ऑन द पैटर्न ऑफ मुद्रा गवर्नमेंट दे देगी। तो दीज आर द थिंग्स जिनको
बच्चों को पता होना चाहिए, हमारे यूथ को पता होना चाहिए। कुछ जो बच्चे मेरिटोरियस हैं वो कोचिंग। सर इन सब स्कीम्स के लिए एज ग्रुप क्या रहेगी? 18 से 35। 18 से 35 यूथ का मतलब जो यही एज है जिसमें उनको अपना करियर फाउंडेशन या करियर बिल्डिंग अप करनी है। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण सी बातें थी और ये ऐसी स्कीम्स थी जिनके बारे में आमतौर पर शायद नहीं पता चलता है। अवेयरनेस की कमी भी सर एक मेन रीजन है। इसमें जिसकी एक चीज़ और ऐड अप कर दूं जी। लकीली कल ना इस मिशन यूथ में हम एक टूर्नामेंट कराने जो 9 सेंटर्स हैं। अच्छा। वो 9 सेंटर्स के बच्चे इंटर सी डाइट कंपटीशन है, उसी में जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है प्लस हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और दूसरा एक तो इंडस्ट्री वाले हो गए प्लस मिशन यूथ, ये क्या कर रहे हैं कि कुछ कंपनीज को भी बुलाया हुआ है जो हायर करेंगे। ठीक। जो हायर करेंगे इन्हीं बच्चों में से, क्योंकि इन बच्चों को भी 10th 12th फिजिकली भी अब ये स्ट्रांग हो चुके हैं। तो ये भी है। वो कल VSF लोड़ा में चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, उस कैंप का इनॉग्रेशन होगा। ठीक ठीक। ये एक ऐसी इम्पोर्टेंट स्कीम्स थी जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। 18 से 35 साल के जो एज ग्रुप है इनके लिए ये तमाम स्कीम्स हैं और सभी बेहतरीन स्कीम्स हैं, सिर्फ जानकारी का अभाव है। सर अवेयरनेस को लेके मुझे लगता है कि कुछ ज़रूर होना चाहिए। हमने कई बार इस बारे में बात भी किया और अक्सर ये सुनने को आता है कि वर्कलोड इतना ज़्यादा रहता है कि इस तरह के काम नहीं हो पाते हैं। बट अगर अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा फैलाई जाए तो मुझे लगता है कि ये 18 से 35 एज ग्रुप जो हमेशा एम्प्लॉयमेंट को लेके शिकायत करता है वो शायद ना कर पाए। क्या लगता है आपको? अवेयरनेस मतलब अभी ये स्कीम भी नहीं है। हाँ। तो गवर्नमेंट कर रही है इसको आहिस्ता आहिस्ता। हमने इसको पंचायत लेवल तक भी ले रहे हैं अवेयरनेस को, मगर इसको तो ना कोई किसी भी चीज़ की अवेयरनेस के लिए ना उसका वो एज के साथ भी मैटर करेगा ना कि ये स्कीम्स कब आई। तो ये बेसिकली ज़्यादा इनिशिएटिव था LG साहब का कि यूथ की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। बिल्कुल। तो अब BDOs लेवल पे हमने बोला हुआ है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, बच्चों को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अभी स्कीम ही 3-4 महीने हुए हैं तो नहीं है, ये कैचअप कर रही है। बट बड़ी जल्दी आप देखोगे कि अवेयरनेस का एलिमेंट और मतलब स्ट्रेंथ के साथ आपको दिखेगा। चलिए सर, ये हो गई आपकी ऑफिस से जुड़ी हुई बातें, गवर्नमेंट लेवल की बातें। एक लाइटर साइड पर अगर आया जाए, जो आपके बारे में हम सुनते हैं वर्कलोड है सुबह 10 से लेके आमतौर पे टाइम 6 बजे है, लेकिन आप कई बार 9 बजे भी अपने ऑफिस में देखते हैं काम करते हुए, हमें अक्सर सुनने को मिलता है। अपने आप को थोड़ा सा रूटीन से अलग करने के लिए, अपने आप को स्ट्रेस अपना थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए क्या कदम आप उठाते हैं? क्योंकि एक्टिव तो आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अगर हॉबीज़ पे आ जाए तो क्या हॉबीज़ हैं और क्या उनके लिए वक्त मिल पाता है बिजी शेड्यूल में से? वक्त तो मुझे लगता है वक्त ही नहीं मिलता। बाकी तो हॉबीज़ तो मेरी खूब सारी हैं। जैसे मैं स्कूल लेवल से ही फुटबॉल खेलता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं रणबीर स्कूल में जब था तो उसका कैप्टन भी था, साइंस कॉलेज में था, साइंस कॉलेज का कैप्टन था, देन स्कूल नेशनल्स, इंटर यूनिवर्सिटीज़, ये फुटबॉल तो मैं बचपन से ही खेलता आ रहा हूँ। प्लस खो खो खेलता था। हाँ। तो ये एकेडमिक और स्पोर्ट्स पे ये हमेशा मेरा बैलेंस रहा ही है। हाँ, अब टाइम बहुत ही मुश्किल है तो फिर उसी अपने ही टाइम से चुराते हैं। मैडम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे और 5 बजे से लेके 10 बजे तक कोशिश करते हैं कि 1-2 घंटा अपने लिए वक्त निकाला जाए। TT खेलूँगा, गोल्फ खेलूँगा, जिम में जाएंगे और योगा मैं लगता है 2000 से योगा के साथ जुड़ा हूँ। और अभी कोविड में सबसे ज़्यादा हिट मुझे लगता है मेरे पर्सनल लाइफ में योगा नहीं हो, क्योंकि मैं क्लास में जाता था। वो क्लास अभी हो नहीं पा रही बिकॉज ऑफ कोविड। तो आप देखो हमें भी हिट हो रहे हैं इसमें। तो ऑनलाइन में मुझे वो चीज़ वो फील नहीं आ पाता, तो मैं योगा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मेरी हॉबीज़ है। मैं सर आपके बारे में ट्रैकिंग का भी बहुत सुना, बहुत इंटरेस्ट सुना हुआ है कि आपको ट्रैकिंग का बहुत इंटरेस्ट है। वो वक्त कब निकलता है? इज आल्सो पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स।
तो संडे को डीसी साहब से टाइम चुरा के उनको बिना बताए तो ट्रैक कर लेते हैं कभी कभी। अगर ये प्रोग्राम डीसी सर देख रहे होंगे तो आप उनको पता चल गया होगा कि ये कैसे टाइम चुरा कर निकल जाते हैं। 5-6 घंटे का ट्रैक कर लेते हैं। ठीक, अभी तक उनको बताया नहीं है, अगर लेकिन अब पता चलेगा, अब बिल्कुल कंफर्म पता चलेगा उन्हें कि ट्रैकिंग के लिए टाइम कैसे निकलता है और कब निकलता है। खैर ये एक फिटनेस का भी एक बड़ा जरूरी है, रोल प्ले करता है। सबसे रिक्वेस्ट यही है कि मतलब मैं देख पा रहा हूँ कोविड में तो और देखा मैंने, काफ़ी सारे हमारे साथी चले गए। बेसिक टू बेसिक रीज़न ये भी था, कहीं ना कहीं उनको जो इम्यून सिस्टम था वो अब खराब कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक मैसेज ज़रूर चाहूँगी कि जो जनरेशन इस समय आपको देख रही है, पेरेंट्स, बच्चे जो भी आपको देख रहे हैं, एक मैसेज, वर्कलोड है, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन उसके बावजूद खुद को फिट रखना वो भी एक ज़रूरी है। एक टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। भले ही 2 साल हमने घर में गुजार दिए, लेकिन उसके बावजूद एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। वो एक मैसेज ज़रूर चाहूँगी। मेरा सभी पेरेंट्स से स्पेसिफिकली एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है। मैं देख रहा हूँ बच्चे, इंक्लूडिंग माई ओन चिल्ड्रन, ये ना दे आर ग्लूड टू मोबाइल्स, बिल्कुल मोबाइल के साथ चिपके हुए हैं। और मैं अपनी घर की एग्जांपल लूँगा। मेरा 5 साल का बेटा है, वो एक दिन मैं उसको देख रहा हूँ कि वो क्लास, मुझे लग रहा है ये क्लास पढ़ रहा है, उसकी माँ भी मुझे कह रही है कि ये क्लास पढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान से मुझे लग रहा है क्लास में टीचर के लिहाज से बंदा ऐसी एक्टिविटी, तो मैंने देखा वो क्लास पढ़ने के बहाने वो मोबाइल में गेम चल रही है। तो 1-2 तो पढ़ी गई उससे। अब ऐसा ही इन बच्चों को, न्यू जनरेशन को, जितने भी ये बच्चे हैं, दे नीड टू बी, इनको मोबाइल से छुटकारा डाल के इनको ना एक हैबिट डलवाइए कि ये बच्चे फेंसिंग में जाएं, ये बच्चे बैडमिंटन सीखें, ये बच्चे चेस सीखें, ये बच्चे फुटबॉल सीखें, योगा सीखें। और इस चीज़ के लिए इनको स्टेडियम का रुख आना चाहिए। आजकल जगह जगह गवर्नमेंट ने स्टेडियम बनाए हैं। इट वाज वेरी शॉकिंग टू मी। मैं थोड़े दिन पहले कहीं गया हुआ था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्टेडियम है और वहाँ पे 7 लोग नहीं थे दिन में। जब मैं मॉर्निंग में गया 6 से लेके 7 बजे तक, मैंने देखा स्टेडियम की जो कास्ट होगी करोड़ों रुपए में थी। 7 से 8 लोग उस स्टेडियम में टोटल थे। तो ये एक जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन को रोका जाए, बच्चों को बाहर, घरों से बाहर निकालने के लिए मतलब उनको बोला जाए, उनमें वो कैपेसिटी लाया जाए, उनमें वो हॉबी डेवलप की जाए। उनको बोलिए मतलब ये फिजिकल जो स्ट्रेंथ है इट इज़ इक्वली रिक्वायर्ड, और ये मेंटल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करती है। मतलब इसका टाइम नहीं वेस्ट होता, आपको इसको इसके साथ ही इसको रखना है। ठीक, ये मुझे लगता है। चलिए, ये एक बहुत बेहतरीन मैसेज था जिसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर जम्मू राकेश दुबे, इन्होंने तमाम सारी बातों पर आज अपने विचार भी रखे, हमें तमाम जानकारियां भी दी, और सबसे अहम जानकारी मिशन यूथ को लेकर दी कि किस तरह से उसमें कितनी सारी स्कीम्स सामने आ रही हैं और जिसमें बेनिफिट 18 से लेकर 35 साल के युवाओं को हो सकता है। तो आप तमाम जानकारियां इकट्ठी करके अपने लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छे मैसेज थे, और इसके साथ ही साथ फिटनेस को किस तरह से बिजी शेड्यूल के साथ आप रख सकते हैं, वो एक बड़ी एग्जाम्पल सर ने दी है। तो सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।